नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं कौशल गौतम आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यदि आप सभी विभिन्न अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान की ये जो संपूर्ण श्रृंखला है आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इससे पिछली वाली कक्षा में हमने अध्ययन किया था शिक्षा मनोविज्ञान की इसी श्रृंखला में कि मनोविज्ञान का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। मनोविज्ञान के विकास की संपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ वो वाली क्लास आप सभी ने देखी होगी और समझ में भी आया होगा। उसमें प्रत्येक कंसेप्ट, उस क्लास से संबंधित जितने भी फैक्ट हमने डिस्कस किए। आज की इस क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसको हम नाम देंगे मनोविज्ञान के लक्ष्य, जिसे हम कहते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखें कि चाहे आप किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हो, चाहे साइकोलॉजी विषय का आप अध्ययन कर रहे हो या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग या फिर कल्चर, जीके से रिलेटेड किसी भी विषय वस्तु का आप अध्ययन कर रहे हो, सबसे पहले आप सभी के लिए अति आवश्यक होता है कि विषय के अंतर्गत जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करें। किसी भी टॉपिक को आप रटें नहीं। एनसीईआरटी 2005 भी खुद ये जो रोट लर्निंग है अर्थात रटकर पढ़ने का विरोध करता है। नई शिक्षा नीति में भी इसकी बात की गई है कि विद्यार्थी रटने पर ध्यान देने के बजाय समझने पर ध्यान दें। मेरा प्रयास रहेगा कि हम साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उन सभी टॉपिकों के जो कंसेप्ट हैं उनकी मूलभूत कंसेप्ट को समझते हुए और प्रत्येक जो टॉपिक हैं उसको पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करें, ताकि इन टॉपिकों से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन प्रश्नों को आप भली भांति बना सकें। दोस्तों, इससे पिछली वाली जो कक्षा है उस कक्षा में हमने ये देखा और ये समझा भी कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का ही एक विज्ञान है। लगभग 16वीं शताब्दी से वर्तमान तक जो मनोविज्ञान ने अपने कई प्रकार से दृष्टिकोण परिवर्तित किए। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, उसके बाद में मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। फिर मनोविज्ञान ने अपना फिर से दृष्टिकोण चेंज करके चेतना के रूप में अपने आप को परिभाषित करने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का ही एक विज्ञान है, व्यवहार का सकारात्मक एवं धनात्मक विज्ञान है। आइए थोड़ी सी चर्चा हम इस टॉपिक की शुरुआत करने से पूर्व ही व्यवहार पर करते हैं, ताकि ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे आप पूर्ण रूप से जुड़ सकें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं व्यवहार की तो व्यवहार के बारे में प्राय ये देखा जाता है कि ये जो व्यवहार है, व्यवहार प्राय हम दो स्वरूपों में इसको देखते हैं। सबसे पहला जो व्यवहार का स्वरूप ये हो सकता है, इसको हम नाम दे सकते हैं कि प्रकट व्यवहार। प्राणियों का ऐसा व्यवहार जो प्रकट होता है। और दूसरा जो व्यवहार का स्वरूप हम देख सकते हैं उसको हम नाम दे सकते हैं अप्रकट व्यवहार। प्रकट व्यवहार से हमारा जो आशय होता है कि ऐसे व्यवहार जिन्हें हम सीधे देख सकते हैं, जिनका सीधा हम मापन कर सकते हैं, उन व्यवहारों को हम प्रकट व्यवहार की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात जिनको सीधे देखा जा सकता है, सीधा जिनका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, या ऐसे व्यवहार जिनका सीधा हम मापन कर सकते हैं, ऐसे व्यवहारों को हम प्रकट व्यवहार की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसे व्यवहार जिन्हें हम सीधे ना तो देख सकते हैं, ना ही ऐसे व्यवहारों का हम मापन कर सकते हैं, इस प्रकार के व्यवहारों को हम अप्रकट व्यवहार के स्वरूप के रूप में देखते हैं।
अब ऐसे व्यवहार जिनको देख नहीं सकते, जिनका मापन हम नहीं कर सकते, तो उन व्यवहारों के बारे में आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि उन जो व्यवहार है उनके बारे में केवल हम अनुभव कर पाते हैं, उन व्यवहार के संबंध में हम अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि चर्चा की जाए प्रकट व्यवहार के संबंध में, तो प्रकट व्यवहार के बारे में हमने इतना जाना कि ऐसे व्यवहार जो सीधे देखे जा सकते हैं या जिनका सीधा मापन किया जा सकता है मनोविज्ञान की अनेक प्रकार की परीक्षण विधियों के द्वारा। तो इन व्यवहारों में कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे बोलना है, चलना है, या हंसना है, रोना है, जैसे खेलना है। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से जिन्हें हम सीधा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं, उन्हें हम प्रकट व्यवहार की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। यदि इसे और भी सरल भाषा में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकट व्यवहार ऐसे व्यवहार होते हैं जो दिखे वही व्यवहार प्रकट व्यवहार है। आशा करता हूं आप सब समझ पाए होंगे प्रकट व्यवहार के इस दृष्टिकोण को। अप्रकट व्यवहार के बारे में हमने इससे पहले ही समझा कि जिनको हम सीधे देख नहीं सकते, जिनका सीधा मापन नहीं कर सकते, बल्कि उन व्यवहारों के संबंध में हम केवल अनुभव कर सकते हैं, या उन व्यवहारों के लिए केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, इनको हम अप्रकट व्यवहार की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उदाहरण शामिल हैं, जैसे किसी कंसेप्ट को याद करना, कल्पना करना। विभिन्न प्रकार की भावनाएं इस अप्रकट व्यवहार के अंतर्गत शामिल होती हैं, जैसे हमारी भावनाओं के अंतर्गत जैसे प्रेम, जैसे क्रोध करना, घृणा करना। इन सभी प्रकार के एग्जाम्पल की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि ये जो भावनाएं हैं, प्रेम है, घृणा है, याद करना है, कल्पना करना है, इच्छा करना है, चिंतन करना है, इन सभी प्रकार की ये जो अनुभूतियां हैं, इस प्रकार के जो व्यवहार हैं किसी प्राणी के, वह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट न होकर बल्कि अप्रकट व्यवहार के स्वरूप के रूप में इनको देखा जाता है, जिनका हम सीधे मापन नहीं कर सकते, बल्कि इन व्यवहार के संबंध में केवल हम अनुभव कर सकते हैं, इन व्यवहार के संबंध में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। और इस प्रकार के व्यवहार जब एक प्राणी की क्रिया के द्वारा फलस्वरूप या प्रकट होते हैं या अप्रकट होते हैं, तो इनको हम अप्रकट व्यवहार की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, हमने व्यवहार के बारे में सबसे पहली वाली क्लास में यह भी चर्चा की थी कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कोई भी कार्य किया जाता है उसी को ही हम व्यवहार कहते हैं। व्यवहार के संबंध में और भी अधिक हम जानना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्राणियों की जो वातावरण के प्रति जो उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को हम व्यवहार के अंतर्गत रखते हैं। आशा करता हूं कि आप व्यवहार के बारे में भली भांति समझ पाए होंगे। व्यवहार के बारे में एक फैक्ट आप जरूर याद रखें कि जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद के जनक हम वाटसन को कहते हैं, और वाटसन के व्यवहारवाद को हम मनरहित व्यवहारवाद की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो वर्तमान में आपने समझा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यवहार का ही एक विज्ञान है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं इस वाले टॉपिक को मनोविज्ञान के सामान्य परिचय के बाद जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत इसको लेकर आया हूं। आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जैसी विभिन्न प्रकार की अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनमें इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, यदि दैनिक जीवन से जुड़ी एक समस्या पर विचार किया जाए तो प्राय आप ये देखेंगे कि यदि जैसे कोई एक बीमार व्यक्ति है, जब वह किसी डॉक्टर के पास जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, और यदि डॉक्टर वो जो बीमार व्यक्ति है उसकी बिना जांच किए हुए ही यदि उसको दवा दे देता है, उसका ट्रीटमेंट कर देता है, तो क्या आपको लगता है क्या वो डॉक्टर उस बीमार व्यक्ति का सही इलाज कर पाएगा?
तो आप निश्चित ही इस बात से सहमत होंगे कि नहीं सर, वो डॉक्टर उस बीमार व्यक्ति का सही इलाज कर पाने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि उसकी वो पूर्ण रूप से जांच नहीं कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से यदि इसी एग्जाम्पल को मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के अंतर्गत देखा जाए तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक भी जब किसी व्यक्ति के व्यवहार को जब तक पूर्ण रूप से नहीं समझ लेते तब तक वो उस व्यक्ति की जो समस्या है उसका समाधान कर पाने में प्राय असमर्थ रहते हैं। ठीक इसी कारण से हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत या मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ये जो साइकोलॉजी है इसके प्रमुख 3 प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हम बारी बारी से एक एक लक्ष्य को पढ़ेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पर इन जो 3 प्रकार के जो लक्ष्य हैं जो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के अंतर्गत सुझाए गए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्यों पर। दोस्तों, जो सबसे पहला जो लक्ष्य है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत बताया गया है कि इसको हम नाम देते हैं मापन एवं वर्णन। मापन एवं वर्णन मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य है जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, ये जो मनोविज्ञान का जो सबसे प्रमुख और जो सबसे पहला लक्ष्य है मापन एवं वर्णन, ये वास्तव में होता क्या है? एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए मापन एवं वर्णन की क्यों आवश्यकता है? मापन एवं वर्णन को समझने के लिए हम एक व्यक्ति के जो विभिन्न पहलू हैं उन पर विचार करते हैं। आपने ये देखा होगा कि एक जो व्यक्ति है उसके विभिन्न प्रकार के पहलू हमें दिखाई देते हैं, जैसे इस अमुक व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, ये जो व्यक्ति है इसकी बुद्धि कैसी है, या फिर ये जो व्यक्ति है ये चिंतन किस प्रकार से करता है, या ये जो व्यक्ति है इसकी अभिवृत्ति किस प्रकार की है, इसका जो दृष्टिकोण है इसका नजरिया किस प्रकार का है, या इस अमुक व्यक्ति की अभिक्षमता किस प्रकार की है। इन सभी पहलुओं पर जो मनोवैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक अध्ययन करके ये जो व्यक्ति है इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है और इसके ये विभिन्न पहलुओं पर विचार करके इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास करता है। अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन करके और ये जो व्यक्ति है जिसके विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर जो विचार किया गया है, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो चिंतन हो, अभिक्षमता हो या अभिवृत्ति हो, कल्पना हो, इन सभी प्रकार के पहलुओं पर विचार करके और इनका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात जब इन सभी पहलुओं की वह जानकारी सही रूप में लिख देता है या बता देता है, तो वैज्ञानिक अध्ययन वह सही जानकारी लिखना या उस व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति को उस जानकारी के बारे में बताना, यह संपूर्ण प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको ही अपन मापन एवं वर्णन कहते हैं। विद्यार्थियों, इसे और भी आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि मापन एवं वर्णन को और भी सरल तरीके से देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति का व्यवहार है वह कैसा है, व्यक्ति का व्यवहार है वो किस प्रकार का है। अर्थात किसी व्यक्ति का जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके व्यवहार का, तो हमने प्राय सबसे पहले ये देखने का प्रयास किया कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, और व्यक्ति के व्यवहार के बारे में देखने के बाद में जब उस व्यवहार के संबंध में सही जानकारी लिख दी जाती है या सही जानकारी बता दी जाती है, सही जानकारी बताना, यह कहलाता है मापन एवं वर्णन। अर्थात व्यक्ति का व्यवहार कैसा है इसका निर्धारण किया जाता है मापन के द्वारा, और उसके संबंध में सही जानकारी बताना यह कहलाता है वर्णन करना।
आशा करता हूं आपको ये मापन एवं वर्णन के बारे में समझ में आया होगा। आइए इसे एक छोटे से और एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से हम मापन एवं वर्णन को और समझने का प्रयास करते हैं। मापन एवं वर्णन। प्राय आपने देखा होगा कि विद्यालय स्तर पर जो अधिगम करता होते हैं, जो बालक होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनमें जो अध्ययन की जो गति होती है या सीखने का जो एक प्रकार से नजरिया होता है, वो सभी विद्यार्थियों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। कोई विद्यार्थी धीमी गति से सीखता है, कोई तेज गति से उसको सीखने में सक्षम होता है। प्राय जब हम एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं तो हम ये देखेंगे कि एक जो छात्र है वो प्राय किसी कक्षा में हमेशा चुप ही रहता है। एक छात्र है वो किसी कक्षा में हमेशा ही बिल्कुल चुप और शांत बैठा रहता है। जब एक मनोवैज्ञानिक इस छात्र की क्रिया पर विचार करता है तो प्राय मनोवैज्ञानिक इस छात्र के संबंध में इस प्रकार से इसका मापन करने का प्रयास करेगा कि सबसे पहले वो इस छात्र का अवलोकन करेगा। अवलोकन करने के पश्चात में ये जो मनोवैज्ञानिक है इस छात्र के माता पिता या फिर शिक्षक से इस छात्र के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियां लेगा, या फिर मनोवैज्ञानिक इस छात्र के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को काम ले सकता है। जैसे वह इस छात्र की बुद्धि का परीक्षण कर ले या फिर इस छात्र के व्यक्तित्व का परीक्षण कर ले। और मनोवैज्ञानिक इस छात्र के संबंध में पूर्ण रूप से अवलोकन करने के पश्चात या फिर माता पिता या शिक्षक से इस छात्र के संबंध में विशेष प्रकार की जानकारियां एकत्रित करने के पश्चात या विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण करने के बाद में ऐसा देखा जाता है कि जब एक मनोवैज्ञानिक इस छात्र के संबंध में सही जानकारी लिख देता है, अब चाहे वो जानकारी किसी भी प्रकार की लिखें, जैसे वो लिख सकता है कि ये जो छात्र हैं शर्मिला है, ये छात्र शर्मिला है लेकिन कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। तो ये जो सबसे पहले ये जो जानकारी उसने बताई है मनोवैज्ञानिक ने, उससे पहले ये जो अवलोकन माता पिता और शिक्षक से संवाद या विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को जो काम लिया है, इस छात्र के संबंध में ये कहलाता है मापन करना, अर्थात मेजरमेंट करना। और मेजरमेंट करने के पश्चात में जो मनोवैज्ञानिक ने एक अंतिम परिणाम दिया है उसको ही हम कहते हैं वर्णन करना। वर्णन करना या उस छात्र के संबंध में डिस्क्रिप्शन देना। आशा करता हूं कि आप सभी को ये मापन एवं वर्णन जो कंसेप्ट है, मनोविज्ञान का जो प्रथम लक्ष्य है, वो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वाला लक्ष्य यदि पूर्ण रूप से समझ में आया है तो हम अगले वाले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, मनोविज्ञान का जो दूसरा लक्ष्य बताया गया है उसको नाम दिया है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं पूर्व कथन एवं नियंत्रण। पूर्व कथन एवं नियंत्रण अर्थात प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। आइए जो मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, इसके संबंध में हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने मनोविज्ञान का जो प्रथम लक्ष्य है मापन एवं वर्णन, उसके बारे में भली भांति समझा कि मापन क्या होता है और वर्णन क्या होता है। अर्थात एक व्यक्ति के व्यवहार का मापन किस प्रकार से किया जाता है और मापन करने के पश्चात में व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन किस प्रकार से विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरा लक्ष्य जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वह है पूर्व कथन एवं नियंत्रण। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जब पूर्ण रूप से समझ लिया जाता है, इस व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में जब पूर्ण रूप से समझ लिया जाता है तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में भविष्य के लिए
भविष्य के लिए अनुमान लगाया जा सकता है। इस व्यक्ति विशेष के व्यवहार को पूर्ण रूप से समझने के पश्चात यह व्यक्ति भविष्य में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, इसके संबंध में अनुमान लगाना ही एक प्रकार से पूर्व कथन या प्रिडिक्शन कहलाता है। इसे ही हम के नाम देते हैं प्रिडिक्शन करना या पूर्व कथन। भविष्य के अंतर्गत जब ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि ये जो अमुक व्यक्ति है इसके व्यवहार को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, किस प्रकार से इसके व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, किस प्रकार से इसके व्यवहार को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगला लक्ष्य यहाँ पर परिभाषित होता है कि एक व्यक्ति के व्यवहार को पूर्ण रूप से समझकर भविष्य में जब उस व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में अनुमान लगाया जाता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर यदि उसी व्यक्ति के व्यवहार को जब नियंत्रित कर लिया जाता है तो मनोविज्ञान का जो दूसरा लक्ष्य है पूर्व कथन एवं नियंत्रण, ये प्रमुख रूप से परिभाषित होता है। दोस्तों, ये जो मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य है पूर्व कथन एवं नियंत्रण, इसके संबंध में एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, विद्यालय स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, या फिर एक पूर्ण रूप से संस्थान ही विद्यालय ही क्यों न हो। अनेक प्रकार की समस्याएं एक विद्यालय की चार दीवारें एक परिवेश में बनी रहती है। बेसिकली जब आप अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत एक और टॉपिक पढ़ते हो जिसको अपन नाम देते हैं एक्शन रिसर्च, अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में प्राय ये देखा जाता है कि विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत या विद्यालय परिवेश के अंतर्गत आई गई समस्या का जब समाधान वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है तो ये जो पूरी जो संपूर्ण प्रोसेस है इसको अपन एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। विद्यार्थियों, पूर्व कथन एवं नियंत्रण से संबंधित एक और उदाहरण पर हम चर्चा करें तो प्राय हम ये देखेंगे कि एक जो विद्यार्थी है वो रोजाना स्कूल तो आता है लेकिन हमेशा ही देरी से आता है। जब एक शिक्षक उस विद्यार्थी का ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है तो प्राय वो ये देखता है कि ये जो विद्यार्थी है रोजाना स्कूल तो आता है लेकिन डेली ही लेट आता है। अब एक प्रकार की समस्या है जो इस टीचर के सामने है, तो वो जो टीचर है मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के अंतर्गत उस छात्र के संबंध में इस प्रकार से पूर्व कथन करता है कि ये आज लेट आ रहा है तो ये भविष्य में भी लेट ही आएगा या अगले दिन भी लेट ही आएगा। लेकिन इस प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए वो टीचर इस प्रकार से मनोविज्ञान का उपयोग विद्यालय स्तर पर कर सकता है कि वो जो शिक्षक हैं उसके माता पिता से उसके संबंध में बातचीत करें कि ये जो विद्यार्थी हैं ये रोजाना लेट क्यों आता है। माता पिता के सामने विद्यालय की संपूर्ण समय सारणी को रखें, समय सारणी के बारे में बताएं, तब जाकर यदि माता पिता जब उस विद्यार्थी को समझाएं तो विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल भी आएगा और समय के अकॉर्डिंग आएगा। इसे ही कहते हैं नियंत्रण करना। आशा करता हूं आप सभी प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल जो मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य है उसको भली भांति समझ पाए होंगे। विद्यार्थियों, जो मनोविज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है उसको नाम दिया गया है व्याख्या करना, अर्थात एक्सप्लेनेशन। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम लक्ष्य हमने डिस्कस किया कि मनोविज्ञान का जो पहला लक्ष्य है वो होता है मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। दूसरा जो लक्ष्य हमने देखा कि दूसरा जो लक्ष्य होता है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, और अंतिम लक्ष्य हम डिस्कस करने वाले हैं व्याख्या करना। दोस्तों, ये जो मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य है व्याख्या करना, ये वास्तव में है क्या? तो इसे समझने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। उस व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में सबसे पहला हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि उस व्यक्ति के संबंध में उसके व्यवहार का मापन किया जाए। मापन करने के पश्चात में उस व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में पूर्ण रूप से वर्णन किया जाए। वर्णन करने के पश्चात में उस व्यक्ति के जो व्यवहार हैं उसके संबंध में अनुमान लगाया जाए, अर्थात उस व्यक्ति के व्यवहार का प्रिडिक्शन किया जाए कि भविष्य में इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। जब प्रिडिक्शन कर लें तो प्रिडिक्शन के बाद में यदि आवश्यकता महसूस हो कि उस व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाना है
तो मनोविज्ञान का जो दूसरा लक्ष्य है कंट्रोल, ये परिभाषित होता है। और अंतिम जो लक्ष्य है मनोविज्ञान का व्याख्या करना, जिसे ही हम नाम देते हैं एक्सप्लेनेशन करना, उसके बारे में समझते हैं कि यदि एक कोई जो व्यक्ति है वो चाहे किसी भी प्रकार का व्यवहार कर रहा हो, जब इसके संबंध में इसके द्वारा किए गए व्यवहार के कारणों का जब पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति ने ये जो व्यवहार किया है, ये इस प्रकार का कार्य किया है, इसके पीछे के रीजन क्या है, इसके कारण क्या है, तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के अंतर्गत उसको व्याख्या के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। प्राय आपने बहुत सी बार सुना होगा कि एक जो छात्र है वो उसकी परीक्षा में फेल हो गया है। अब केवल इतना ही जान लेना कि वो जो छात्र है उसकी परीक्षा में फेल हो गया है, इसे हम नाम देंगे वर्णन करना, अर्थात डिस्क्रिप्शन देना। लेकिन वो जो छात्र हैं उसके फेल होने के कारण क्या है, चाहे वो बीमार रहा हो, चाहे उसकी पारिवारिक समस्या रही हो, या वो छात्र हमेशा ही तनावग्रसित रहा हो, इन सभी कारणों को जान लेना ही मनोविज्ञान के अंतर्गत कहलाता है व्याख्या करना या एक्सप्लेनेशन देना। आशा करता हूं कि ये जो आज की क्लास में हमने मनोविज्ञान के लक्ष्य जो टॉपिक हैं, जिनके बारे में हमने बारी बारी से अध्ययन किया, फिर चाहे वो मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन हो, या फिर प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल हो, या फिर मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य हो जिसे हम नाम देते हैं व्याख्या करना, आप सभी विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो इस क्लास में विद्यार्थियों इतना ही। यदि आप सभी को यह क्लास पसंद आई हो, ये शिक्षा मनोविज्ञान की क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित श्रृंखला आप सभी के लिए लाभदायक यदि आपको लगे या महत्वपूर्ण आपको लगे, तो आप गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी विद्यार्थियों तक इस क्लास को जरूर शेयर करने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमसे इस क्लास के माध्यम से जुड़ पाए। और यदि आपको इन मेरे द्वारा आयोजित करवाई गई समस्त क्लासों के ये जो हस्तलिखित नोट्स यदि आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ रूप में निःशुल्क रूप में चाहिए, तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का ये जो लिंक है वो भी डाला हुआ है, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।